नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एग्जाम प्लस के यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि एनसीईआरटी के क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 कब, कहाँ, क्यों और कैसे, इस पे हमने एक थोड़ी सी चर्चा रखी, जिसमें हमने कुछ शब्दावलियों को देखा और उस एनसीईआरटी को पूरी तरह से पढ़ने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इन एनसीईआरटीज को देखा और उसमें कम से कम एक चैप्टर्स को पढ़ा, क्योंकि आयोजन हमारा कुछ इस तरह से है, आयोजन नहीं प्रयोजन कह सकते हैं, कि जिसपे हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को हर एक चीज़ों से अवगत कराएं। हमारा उद्देश्य ये है अभी कि हम पहले एनसीईआरटी के सारे विषयों को लेकर के एक एक बार उस पर चर्चा करें, उसकी कुछ शब्दावलियों को समझें। जितनी मेहनत हम करें उस पर 10 से 15% मेहनत आप भी करें, जिसपे कुछ चीज़ें हो पाएँ और आपके लिए शायद ये अच्छी बात हो जाए कि एनसीईआरटी को पढ़ने, समझने या उसके बाद टेक्स्ट बुक को समझने में आपको थोड़ी सी सुविधाएं महसूस हों। इसके साथ साथ में क्या है कि हमारा जो विचार है कि हम इस पे कुछ करंट अफेयर की क्लासेस को लेकर आएँ और इसके साथ साथ कुछ और सब्जेक्ट से क्लास को लेकर के आएँ, जिससे जो अन्य प्रतिभागी हैं, जो किसी अन्य सिविल सेवा को छोड़ करके अन्य किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी कुछ सहायक सिद्ध हो। क्योंकि जो ये एनसीईआरटी है, ये अगर देखा जाए तो क्लास 6 से लेकर के और सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण भी है, कि अगर हम इतनी आसानी से हर चीज़ को पा जाते हैं एक यूट्यूब के माध्यम से, जो कि आज सभी के पास उपलब्ध है, तो उससे भी हम अपने तैयारी को या अपने शैक्षिक प्रणाली को थोड़ा-सा बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो हमने कल ये चर्चा करी सिविल सेवा को लेकर के कि हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, एक-एक शब्दावलियों को हमें नोट करना है अपने नोट्स बुक में, क्योंकि नोट्स बनाना भी अपनी एक कला है और उस कला को हम बेहतर तरीके से डेवलप करें अपने आप में। आगे एक आध बार कॉन्सेप्ट क्लास के नाम से हम कुछ ऐसी चीज़ों को लाएँगे, कॉन्सेप्ट टॉक के माध्यम से, कि जहाँ पे हमें नोट्स कैसे डेवलप करना है, एनसीईआरटी के नोट्स को कैसे डेवलप करना है, या आगे टेक्स्ट बुक के नोट्स से, या फिर हम सीधे-सीधे ये कहें कि अपने एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स को कैसे डेवलप करना है, हम उस पे भी आगे कुछ बात को रखेंगे। फिलहाल जो अभी चीज़ें हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 जो हमने कल पढ़ा कि क्या, क्यों और कैसे, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा, कल का नहीं कह सकते क्योंकि आप पता नहीं कब ये वीडियो को देख रहे होंगे। फिर हमारा प्रयास ये है कि हर एनसीईआरटी पे एक क्लास हो और हर एक चैप्टर पे एक क्लास हो, और चैप्टर के बाद उसे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रखा जाए जो प्रीलिम्स में आपका सहयोग करें। साथ ही साथ हम ये बताते चलेंगे कि मेंस में किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके माध्यम से भी हमें थोड़ा सा ये मौका मिलेगा कि हम अपने विषय की जो विषय वस्तु है उसको हम बेहतर तरीके से समझ पाएँ, राइट। तो आज उस सेशन को रखते हुए ये जो पार्ट 1 है, जिस क्लास 6 का ये बुक्स है, इसके जो हमारे अतीत नाम का जो एक बुक है, इसमें जो हम एक चैप्टर है क्या, क्यों और कैसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे, इस पे हम कुछ एमसीक्यूज को देखेंगे, जिसके माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि जो हमसे कल छूटा रह गया होगा, लास्ट वीडियो में छूटा रह गया होगा, उसको हम यहाँ पे शायद कवर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम इस एमसीक्यू को अपनी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि उस एमसीक्यूज में क्या चीजें हैं और उन्हें हम किन तरह से देखें, राइट। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमने कल सबसे पहले वाले हेडिंग में, आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में हमने इस पे बताया था कि कहां पर किन फसलों को उगाने के लिए प्रयास किया गया है। तो सबसे पहला यह है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। इन्हीं फसलों का मतलब क्या है? गेहूं और जौ की फसलों को। इसके अलावा इन फसलों के उपजाने का जो क्षेत्र है वो हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। इनमें से हम लोगों को ये चयन करना है कि कौन सा कथन सही है। केवल एक सही है, दो सही है, या फिर एक और दोनों सही हैं, या फिर दोनों नहीं सही हैं। यहां पर आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि प्रश्न को पढ़ते समय देखिए, किसी भी उत्तर को लगाने समय, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उसके प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना ये ज्यादा आवश्यक है। जब हम प्रश्नों को बहुत ही ध्यान और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं
तो शायद उसमें कुछ चीजें हमें उसके अंदर ही निकल के आ जाती हैं। लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं, केवल पेन के माध्यम से ऐसे डैश करना शुरू कर देते हैं और ऐसा लग रहा है कि हम सारी चीजों को पढ़ के खत्म कर दें। ऐसा नहीं करना है। वहां पे हमें क्या करना है कि कंसीडर होकर के हर एक चीज को ध्यान में रखना है। अब पोल की सुविधा तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर इसमें प्रयास करें तो शायद अगर आप लास्ट वीडियो देखे हो तो ये प्रश्न करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा कि मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने का प्रयास किया गया। हमने लास्ट एनसीईआरटी में, आपको ध्यान होगा, ये बताया था कि किन जगहों पर गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने की शुरुआत की गई, कहाँ के लोग ग्रामीण थे। अब कुछ ध्यान आ रहा होगा कि सिंधु नदी के जो पूर्वी तट पे लोग थे, राइट, जो वहां पर सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास के लोग थे, उन्होंने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था, राइट। उसके बाद सेकंड लाइन में आपके ये कह रहा है कि इन फसलों को यानी गेहूं और जौ को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। तो आपको ध्यान होगा कि हिमालय और विंध्य की पहाड़ियों को जो हमने चर्चा की थी वो किसी और संदर्भ में किया था, राइट। तो आपका यहाँ पे जो विकल्प सही होगा वह केवल और केवल कौन सा सही होगा, केवल और केवल पहला ऑप्शन सही होगा कि जो सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाना 8000 ईसा पूर्व 8000 ईसा पूर्व या फिर बीसी, बिफोर क्राइसिस, ठीक, बीसी में स्टार्ट किया गया था। और इन फसलों को उपजाने का काम सबसे पहले कहां किया गया, सुलेमान और कहां पे, किरथर पहाड़ियां, राइट, किरथत पहाड़ियां। और ये कहां पर थी, जब आपने ये थोड़ा सा मैं इमेज बनाने का प्रयास करता हूं, जो ये चीजें थी, यहां पे आप देख रहे हो कि सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, यहां पर सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं, यहां पर इन चीजों को उपजाना स्टार्ट किया गया था। तो इसी संदर्भ में हमारा जो ये विकल्प नंबर 2 है ये पूरी तरह से गलत हो जाता है। और अगर इस चीज में हम देखें तो जो गेहूं और जौ उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ कहां पर है, मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ कहां पर है, बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ कहां पर है, बलूचिस्तान, राइट, बलूचिस्तान में मिलते हैं। और अगर नवीनतम तथ्यों के अकॉर्डिंग हम चीजों को देखें तो चावल उपजाने का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है लहुरा देव। अब कभी अगर उस क्षेत्र के हैं या फिर वहां पे घूमने जाते हैं तो बस्ती से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व की दिशा में यह जगह पड़ता है जिसका नाम है लहुरा देव। वहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं जो कि लगभग 9000 से लेकर के 8000 ईसा पूर्व के हैं, 8000 बीसी के हैं, राइट। बहुत ही पास में है, उत्तर प्रदेश का छोटा सा हिस्सा है संत कबीर नगर, वहां पर एक जगह है लहुरा देव जहां पर ये आपको चावल के साक्ष्य मिले हैं 9000 से लेकर के 8000 ईसा पूर्व से, राइट। इसके अलावा जो अगर देखा जाए तो सामान्यतः जो कृषि का विकास हुआ वह गारो तथा मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों पर हुआ। गारो पहाड़ियां कहां थी, अगर आप इस तरह से एक नक्शे को देखते हो, लगभग कुछ इस तरह से, बहुत क्लियर तो नहीं है, तो विंध्य पहाड़ियां आपको यहां पर दिखाई देंगी और गारो पहाड़ियां आपको ब्रह्मपुत्र नदी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर दिखाई देंगी, राइट। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या है, केवल पहला वाला ऑप्शन आपके लिए क्या है, सही है, राइट। दूसरा प्रश्न आपसे पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे पर हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 500 ईसा पूर्व में हुआ, राइट। तो सिंपल से बात है कि इसमें भी आप अगर लास्ट लेक्चर को देखेंगे तो वहां पे बिल्कुल हमने क्लियर कर रखा है और एनसीईआरटी ने भी लिख रखा है कहां पर किसका विकास होता है, क्लियर, कहां पर किसका विकास होता है।
तो यहां पर भी आपका ऑप्शन केवल एक सही होगा। क्यों? क्योंकि जो आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ, सीधा सीधा स्टेटमेंट वहां पर लिख रखा है कि लगभग 4700 ईसा पूर्व में 4700 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु और जो उसकी सहायक नदियां हैं, चेलम है, बाकी सारी बहुत सारी नदियां हैं, जो हमने अभी ड्रॉ किया नक्शा यहां पर कुछ इस तरह से, सपोज करो ऐसे ही, जो सिंधु की नदियां हैं, जो यहाँ पे चेलम, चिनाब, ये सारी नदियां यहाँ पर निकली हुई हैं, इनके किनारे नगरों का विकास हुआ और इन्हीं नगरों में विकसित सिंधु सभ्यता के नाम से, जो इनके आसपास जो नगर विकसित हुए और इन्हीं नगरों को क्या बोला गया? सिंधु सभ्यता बोला गया। लिखा यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन जो बोल रहा हूं उसको ध्यान में रखिएगा, तो शायद आप लोगों को थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। क्लियर? तो जो ये नदियां हैं उसके किनारे और इन सिंधु सभ्यता का विकास भी होता है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे भी नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, लेकिन वह 5000 ईसा पूर्व पहले नहीं, 5000 वर्ष पूर्व पहले नहीं, बल्कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष। थोड़ा सा आंकड़ों को लेकर के यहां पर उसने थोड़ा सा कंफ्यूजन डाला है कि आंकड़ों को लेकर के कि 5000 की जगह वहां पे 2500 होना चाहिए था। यानी जो सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित होती हैं तो वो वहां पर है, लेकिन उसके बाद अगर, क्योंकि 4700 ईसा पूर्व में 4700 वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारे हो रही हैं और 2500 वर्ष पहले गंगा के किनारे हो रही हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं, जो हमने कल बिहार के बारे में बात करी, मगध के बारे में बात किया, उसको लेकर के ये प्रश्न थोड़ा सा है। ठीक है, तो यहां पर आप इन चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। अगर हम तीसरे प्रश्न पर देखें तो बहुत ही वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन है कि गंगा नदी के दक्षिण में सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल के में किस नाम से जाना जाता है? कल हमने बात किया था गंगा नदी, फिर से एक बार हम ड्रा कर देंगे। सारे क्वेश्चन आपके अगर देख रहे होगे तो मैप के अकॉर्डिंग ही प्रश्नों को पूछने का प्रयास वो कर रहा है, राइट? मैप के अकॉर्डिंग प्रश्नों को पूछने का प्रयास कर रहा है। बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक ठाक है। नीचे के हिस्से को आप बिल्कुल ध्यान में, क्योंकि वहां पे हमें बात ही नहीं करनी है। हमें बात कहां पे करनी है? गंगा के सहायक नदियों के आसपास। अगर ये देखोगे तो ये क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं, राइट? यहां से गंगा की कई सारी सहायक नदियां हैं। वह पूछ रहा है कि इसके दक्षिण में इनकी सहायक सोन नदी आप देखोगे तो यहां पर डेवलप है, राइट? और सोन नदी के आसपास ये जो क्षेत्र है, राइट, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पूछा गया है कि किस नाम से जाना गया। तो हमने कल क्या बताया था कि इस क्षेत्र को, जो कि सोन नदी के दक्षिण में स्थित है, इनको हमने मगध नाम से जाना था, जो कि आधुनिक किस नाम से है? आधुनिक बिहार के नाम से, बिहार जो राज्य है बिहार के नाम से, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश का भारतीय प्राचीन इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसको ध्यान बहुत अच्छे से रखने का प्रयास करिएगा कि बिहार और मगध, राइट, पूर्व नाम क्या था प्राचीन काल में? मगध, जिसको हम आधुनिक में क्या कहते हैं? आधुनिक में हम बिहार के नाम से जानते हैं, राइट? तो प्रश्न संख्या 3 आपका ये पूछने का प्रयास कर रहा है कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी जो सोन है, उसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? पहला प्रश्न उसने अवंती कहा है, दूसरा वज्जी कहा है, तीसरा काशी कहा है, चौथा मगध। तो मगध आपका इसमें क्या है? परफेक्ट आंसर है, जो कि आधुनिक बिहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कथन दे रखा है और उसमें पूछा है कि सही कथन का आप चुनाव करें। यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर हल्का सा उसने कहा कि असत्य कथन का चुनाव करें तो फिर वहीं पर आपका पूरा का पूरा मामला चेंज हो जाएगा, राइट? पहला कथन इसने रखा है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरान और यूनानियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, राइट? कहने का तात्पर्य यह है, लगभग हर प्रश्न में कुछ ना कुछ बनाना पड़ रहा थोड़ा बहुत, हम यहां मान के चल रहे हैं सिंधु नदी है। तो इसने जो ईरान और यूनान से लोग आए, उन्होंने 2500 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम की ओर से आए और उन्होंने ये कहा
कि जो सिंधु नदी है इसके पूर्व का जो प्रदेश है, राइट, इसके पूर्वी क्षेत्र का जो वो है क्षेत्र है उसको इंडिया कहा और सिंधु नदी को हिंडोस और इंदोस नाम से पुकारा। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया जाता है और इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो ये सारी लाइनें एग्जैक्ट एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, तो आप वहां से जाके इसे पढ़ सकते हो, लास्ट वीडियो को आप देख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर सही होगा वह 1 और 2 दोनों सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि 2500 वर्ष पहले जो ईरान और यूनानी लोग यहां पर भारत में प्रवेश करते हैं, उन्होंने सिंधु नदी को हिंडोस और इंदोस नाम दिया और उसी के नाम पर इंडिया नाम भी पड़ा। क्लियर? इसके साथ ही जो उन्होंने पूर्व में जो सिंधु नदी के पूर्व में जो प्रदेश था, भूमि प्रदेश था, उसको इन्होंने इंडिया नाम कहा और साथ ही साथ भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में कुछ रहने वाले लोग एक समूह के लिए करते थे, जिसके नाम पर भी भारत का नाम भारत के नाम पर भारत पड़ा और इसका जो उल्लेख है वो संस्कृत भाषा में लगभग 3500 ईसा पूर्व या ऐसे कह सकते हैं 3500 वर्ष पहले एक कृति हुई संस्कृत में जिसे ऋग्वेद नाम दिया गया, उसमें भी इस चीज का वर्णन अच्छी तरह से मिलता है। राइट, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नों पर देखते हैं कि पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पे पांडुलिपियां हैं। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस पे ध्यान देना है कि अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। राइट, ध्यान दीजिएगा, पांडुलिपि बोला गया है। राइट, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मनुस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है। लैटिन भाषा में मेनू, जिसका अर्थ हाथ होता है, उससे निकला है। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियां केवल मंदिर और विहारों में प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से आपका जो डी कथन है वो पूरी तरह से असत्य है, क्योंकि जो पांडुलिपियां हैं बाकी सारे कथन सही हैं। अतीत काल में, जो प्राचीन काल में जो कुछ भी लेख मिलते हैं वो ज्यादातर पांडुलिपियां कहलाती हैं। पांडुलिपियों का मतलब यह होता है, पांडु का मतलब होता है, अगर अंग्रेजी में देखें जैसे मेनू स्क्रिप्ट कहते हैं, पांडु मतलब मेनू, और मेनू का जो अर्थ होता है वह होता है हाथ, और लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट। राइट, इससे लिखा गया, नहीं, हाथ से लिखी हुई लिपि, यानी जो भी चीजें हाथ से लिखी गई हैं उनको मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया है। और पांडुलिपियां बिल्कुल ताड़ के पत्रों पर लिखी जाती थी, जो कि हिमालय के क्षेत्र में एक उगने वाला पौधा होता है जिसको बुर्ज कहा जाता है। बुर्ज के छाल को थोड़ा सा उसे मरम्मत करके तैयार किया जाता था, उस पे वो हाथ से लिखते थे और उस जो तैयार की हुई चीज होती थी जिस पे हम लिखते थे उस समय, या जो भी लोग लिखते थे अतीत काल में, उसको भोजपत्र कहा जाता था। लेकिन पांडुलिपि मंदिर और विहारों में प्राप्त होती हैं, यह थोड़ा सा असत्य है कि इसके साथ साथ बहुत सारी और भी ऐसी जगहें हैं, कुछ गुफाओं में, कुछ कहीं और खुदाई के टाइम पे मिल जाए, कहीं भी मिल सकती हैं। जरूरी नहीं है कि सभी नष्ट हो गई हो, कुछ ना कुछ बचा होगा। तो ये मान सकते हैं कि विहारों और मंदिरों के अलावा भी कहीं ना कहीं और मिलती थी। और इसके साथ साथ यहां पर ये स्टेटमेंट दे रखा है कि जो केवल संस्कृत भाषा में लिखा गया, ये पूरी तरह से असत्य है। संस्कृत भाषा में लिखा ही गया, इसके साथ साथ जो पांडुलिपियां हैं वह प्राकृत भाषा में और इसके साथ साथ तमिल भाषा में भी लिखा गया है। तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसकी वजह से हम डी कथन को मान सकते हैं कि यह असत्य है। लेकिन अगर इसके अलावा मान लीजिए कि किसी ऑप्शन में या हाथ की जगह कुछ और लिख देता कि मेनू का अर्थ होता है
कि कोई तरह का कुछ और आप कह सकते हो कि मेन्यू के माध्यम से कोई कागज है, कुछ है, अगर हाथ ना लिखा होता तो हम ऑप्शन बी को मानते हैं, क्योंकि इसमें बाकी जो कही हुई चीजें हैं वो पूरी तरह से सत्य हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो चीजें लिखी हुई हैं उन्हें आप डी कथन को क्या मान सकते हैं, असत्य मान सकते हैं, क्योंकि इसने प्रश्न में भी ये पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। राइट। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहां पे थोड़ा सा सेंटेंस फिर छूट गया शुरुआत वाले। अभिलेख है, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिलेखों के संदर्भ में यानी ऐसे लेख जो केवल पत्थर या पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सकें तथा उसका पालन कर सकें। इनमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन क्या है कि ऐसे लोग जो केवल पत्थर या पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाते थे, यह पूरी तरह से, या ऐसे कह सकते हैं केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाते थे, उन्हें अभिलेख कहते हैं। बिल्कुल ये पूरी तरह से क्या है, गलत है। केवल पत्थर पे नहीं, पत्थरों के अलावा कई सारी धातुओं पर जो कि कठोर होते थे उन पर भी उत्कीर्ण करवाते थे। इसलिए हम इसे असत्य मानते हैं, क्योंकि यहां पर धातुओं शब्द का प्रयोग या कई और कठोर चीजों का प्रयोग नहीं किया गया है। राइट। कभी कभी शासक व अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें। कल हमने आपको बताया था कि बहुत सारे राजा, रानी, शासक अपने कई सारी चीजों को यहाँ पर उत्कीर्ण करवाते थे और अपने नगरों में छपवाते थे, अपने आदेशों का पालन करवाते थे, जिसकी वजह से लोग वहां पे उसका पालन कर सके और अपने नगरों में उसे वो चस्पा करवा देते थे, उसको सेट करवा देते थे। तो राइट, हमारा जो दूसरा कथन है वो पूरी तरह से क्या है, सही है। क्योंकि ऐसे लोग जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत यानी धातुओं के जैसी कुछ ऐसी चीजें जो कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। इस वजह से पहला कथन गलत हो जाता है। अभिलेख राजाओं, रानियों और अन्य लोगों के आदेश, कार्य का विवरण, विषय, इसके अलावा युद्ध में प्रयोग की जाने वाली कलाओं या युद्धों के बारे में जो बताते थे उन्हें उस पे जो उत्कीर्ण करवाते थे। तो इसका मतलब केवल दूसरा वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे देखें, वहां पूछा है कि अशोक का जो कांधार से अभिलेख प्राप्त है निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, आगे के चैप्टर्स में भी आप समझोगे कि अशोक की जो अभिलेख हैं वो किन किन भाषाओं में प्राप्त हुए और कहां कहां से प्राप्त हुए, इस पे आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपके इस यहां से इतर है ये प्रश्न, लेकिन है इसी चैप्टर का, इसलिए हमने यहां पर रखा है। पहला ऑप्शन उसने पूछा है अरामाइक, दूसरा उन्होंने पूछा है यूनानी और ब्राह्मी, तीसरा इन्होंने पूछा है देवनागरी और तमिल, और चौथा इन्होंने पूछा है यूनानी और अरामाइक। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वह डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अशोक के जो कांधार अभिलेख हैं वह इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले, क्योंकि कांधार का जो क्षेत्र है, आप एक बार ढूंढने का प्रयास करिएगा, फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि कांधार का जो क्षेत्र है वह कहां पर है। राइट, कुछ होमवर्क लेना भी जरूरी है, उसे लेते भी रहिए। जो कांधार का क्षेत्र है वह कहां पर स्थित है वर्तमान समय में। तो कांधार में जो यूनानी और अरामाइक जो विभिन्न प्रकार की लिपियां हैं, इन भाषाओं का प्रयोग इसमें किया गया है। राइट। तीसरे प्रश्न पे अगर हम बात करें अगले प्रश्न पे, तो दिए गए कथन एवं कारण के साथ निम्नलिखित कथनों का विचार करिए। कहा गया है, बिल्कुल लास्ट पेज से है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले हैं। ईसा पूर्व का मतलब बीसीई जो मैंने कल बताया था, ईसा पूर्व से पहले की हैं। कारण क्या है कि सभी वर्ष उस वर्ष से गिने जाते हैं जो आमतौर पर ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के जन्म के बाद से हैं। सही उत्तर का चयन करने के लिए नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें। पहला कथन ये कहता है, कथन कारण से प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और न केवल यूपीएससी में बल्कि यूपीपीसीएस में ये प्रश्न भी पूछे गए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं और इसका सही कारण जो अभिकथन यानी कि जो कथन है उसकी सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन इसका कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा यह कह रहा है
कि कथन सही है यानी अभिकथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है। और चौथा ये कहा है कि कथन सही नहीं है लेकिन कारण सही है। इनमें से आपको विचार करना है। ये विचार करने वाले प्रश्न जब तक आप डीपली थोड़ा सा इंटरेस्ट होकर के नहीं पढ़ेंगे तब तक ये समझ में नहीं आते हैं। हालांकि ये बहुत ही छोटा प्रश्न है, आपको लास्ट पेज में जो मैंने कल दिखाया था, लास्ट वीडियो में जाके देखिएगा, वहां पर ये पूरी तरह से बता रखा है कि किन तरह के प्रश्नों की हम बात, वहां पे क्या क्या चीजें इस समय हुई थी, कि ईसा के जन्म के पहले क्या बोला जाता था, ईसा के जन्म के बाद क्या बोला जाता था। कई सारे कोड वर्डों का मैंने यूज किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका होगा कथन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। क्यों करता है? क्योंकि ईसा मसीह के जन्म की तिथि के से वर्ष की गणना की जाती है, यह बिल्कुल सत्य है, राइट। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्टिस या फिर बीसी कहते हैं। हिंदी में वर्तमान तिथि का प्रयोग ईसवी के रूप में करते हैं, एडी के रूप में करते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, राइट। बीसीई का मतलब क्या होता है? कल हमने सब पे सब चीजों पे चर्चा कर रखी है। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, राइट, बिफोर कॉमन एरा। और सीई का मतलब होता है, सीई एडी के लिए कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब होता है कॉमन एरा, राइट। और बीपी का मतलब होता है बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, राइट, बिफोर प्रेजेंट। तो ये कुछ प्रकार के प्रश्न थे जो कि चैप्टर 1 से मैंने उठाए। अभी इसमें 11 चैप्टर हैं टोटल, अभी हमने केवल एक की बात करी है। आगे हम ये प्रयास करेंगे कि जब हम सेकंड चैप्टर को लेके आए तो उसी के साथ में इसका एमसीक्यूज लेकर के आए, जिसको आपको थोड़ी सी और सुविधा हो जाए, आपको 2 वीडियोस ना देखने पड़े, राइट। तो आगे आप सेकंड चैप्टर को तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग समझना चाहते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि जब तक आप इन सब चीजों को नहीं समझेंगे कि नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब तक आप उसकी पूरी तरह से तैयारी नहीं रखेंगे तब तक पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा कि ऐसा कोई लाफिंग वीडियो है, कोई प्रैंक हो रहा है या कुछ बाकी चीजें हैं कि जिसको लेकर के आप एक बार देख लिया तो सारी चीजें हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमने ये सब चीजों को स्टार्ट किया है तो उसे आप गंभीरता से उठाएं और उसे एक बार, जैसे अब नेक्स्ट वीडियो में ये होने वाला, तो नेक्स्ट वीडियो आ जाए अलग बात है, लेकिन आप उससे पहले आप सेकंड चैप्टर को पढ़ लें। देखिएगा उससे आपको बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके होंगे। उसके बाद आप देखोगे और सुनोगे, 2 चीजें करोगे, तो दोनों चीजों को करने के बाद आपके अंदर एक अनुभूति होगी कि हाँ, मैंने खुद ही इन चैप्टर्स को ठीक से कर लिया है और आगे आपको डेफिनेटली बता रहा हूं किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू वांट सब्सक्राइब एंड if you want to take other classes या other videos, then you please on the your notification bell, right। तो आपको यहाँ पर वो सारी चीजें मिलती रहेंगी। मैं अभी बहुत स्लोली चलूंगा, ऐसा नहीं कि मैं इमीडिएट एक दिन के अंदर 5-6 वीडियो लाने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1-2 वीडियो को लेकर के आएंगे, राइट। और जब आपके पास इकट्ठा हो जाए, अभी वेट कर लो, बाकी कार्य कर लो, उसके बाद से फिर हम इसे स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।